नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हनी बी के रेस्पिरेटरी सिस्टम या मधुमक्खियों के श्वसन तंत्र के बारे में, जहां मानव समेत अन्य वर्टिब्रेट्स में श्वसन तंत्र में लंग्स या फेफड़े पाए जाते हैं जो बाहर की वायु के साथ एक्सचेंज करते हैं या बाहर के वातावरण की वायु इन फेफड़ों में प्रवेश करती है तथा फेफड़ों से ऑक्सीजन है वो रक्त के माध्यम से टिश्यूज़ तक जाती है तथा टिश्यूज़ की CO2 ब्लड के थ्रू वापस फेफड़ों में आती है और फेफड़ों से फिर वो वातावरण में मुक्त होती है। तो यहाँ इंटरमीडिएट या मीडिएटर के रूप में लंग्स व ब्लड पाए जाते हैं और उनके माध्यम से ऊतकों के बीच में और वातावरण के बीच में O2 CO2 का एक्सचेंज या आदान प्रदान होता है। कीटों के अंदर हम कह सकते हैं कि लंग्स व ब्लड जैसी संरचना नहीं पाई जाती। इसके स्थान पर उनके अंदर नलियों का एक शाखान्वित जाल पाया जाता है जिसे हम ट्रेकियल तंत्र के नाम से जानते हैं। ट्रेकिया वास्तव में ट्यूब या नलियाँ होती है जो क्यूटिकल से बनी हुई होती है तथा इनका निर्माण बॉडी वॉल के अंदर की तरफ धंसने से होता है। ये ट्रेकिया बाहर की तरफ छिद्रों के माध्यम से खुलती है जिन्हें हम स्पाइरेकल्स के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ ये ट्रेकिया बड़े कोश या थैलों में खुलती है जिन्हें ट्रेकियल सैक्स हम कह सकते हैं या ट्रेकियल कोश के नाम से उन्हें जानते हैं। तो यदि हम ये बात करें कि हनी बी के अंदर स्पाइरेकल्स की संख्या है वो 10 जोड़ी पाई जाती है और इन 10 जोड़ी स्पाइरेकल्स में से 3 जोड़ी स्पाइरेकल इनके अंदर हम कह सकते हैं कि थॉरेसिक रीजन में पाए जाते हैं और 6 जोड़ी स्पाइरेकल एब्डोमिनल रीजन में पाए जाते हैं और 7वीं जोड़ी जो स्पाइरेकल की जो होगी एब्डोमिनल रीजन में वो वास्तव में स्टिंग चैम्बर या दंशन कोश में पाई जाती है। यदि हम बात करें कि इनके अंदर जो पहली जोड़ी होगी स्पाइरेकल्स की वो पहली जोड़ी यहाँ पे आप कह सकते हो पाई जाती है और एक फ्रिंज लाइक कैप है उससे ये घिरी हुई होती है। हम कह सकते हैं कि ये फ्रिंज लाइक कैप या छज्जेनुमा संरचना इसको कवर किए रहती है। दूसरी जोड़ी जो इनके अंदर होगी वो वास्तव में हम कह सकते हैं कि सीधी बाहर की तरफ खुलती है, लेकिन ये विंग्स के नीचे की तरफ दूसरी जोड़ी है वो पाई जाती है। विंग्स के नीचे पाई जाने वाली ये दूसरी जोड़ी आप कह सकते हो कि प्रथम जोड़ी और दूसरी जोड़ी जो विंग्स की होती है उनके जंक्शन वाले स्थान में ठीक नीचे पाई जाती है। उसके बाद में तीसरी जोड़ी जो स्पाइरेकल की होगी थोरेसिक रीजन में वो हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट स्पाइरेकल माना जाता है और वो सीधा बाहर की तरफ खुलता है। यदि हम ये बात करें कि एब्डोमिनल रीजन में पाए जाने वाले स्पाइरेकल्स जो 6 जोड़ी होते हैं वो डायरेक्ट इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पहली जोड़ी, दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी और छठी जोड़ी। तो ये 6 जोड़ी स्पाइरेकल्स एब्डोमिनल रीजन में पाए जाते हैं और 7वीं जोड़ी मैंने अभी कहा था कि ये स्टिंग चैम्बर या दंशन कोश के अंदर बंद होती है। प्रत्येक स्पाइरेकल फिर एक चौड़ी संरचना में खुलता है जिसे हम एट्रियम कहते हैं। तो एट्रियम और स्पाइरेकल के अंदर एक बीच में जंक्शन पर एक वॉल पाया जाता है जो एयर को कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद में प्रत्येक एट्रियम पीछे की तरफ हम कह सकते हैं कि एक संरचना में खुलता है जिसे हम ट्रेकिया के नाम से जानते हैं। ये इस डायग्राम में थोड़ा सा एलोबरेट करके हम इसको देख सकते हैं कि ये जो स्पाइरेकल एरो के द्वारा दिखाया गया है और ये स्पाइरेकल फिर जिस चौड़ी जगह पे खुल रहा है इस चौड़ी जगह को हम एट्रियम के नाम से जानते हैं। फिर एक ट्यूब या नली समान संरचना ये ट्रेकिया। तो हम ये कह सकते हैं ये एट्रियम और ये ट्रेकिया, इन दोनों के बीच में ये यू आकृति की एक संरचना आपको दिखाई दे रही है। ये वास्तव में हम कह सकते हैं कि एक वाल होती है जो कि एयर को कंट्रोल करता है, यानी एट्रियम से जाने वाली वायु जो ट्रेकिया में जाएगी वो इस वाल के द्वारा कंट्रोल होगी। यदि हम ये कहें कि जब वायु की ज़रूरत नहीं होगी तो ये वाल है वो मसल के द्वारा या पेशी के द्वारा नियंत्रित होता है और नीचे की तरफ आता है जिसके कारण ये जगह संकड़ी हो जाती है और यहाँ से जाने वाली एयर का फ्लो ट्रेकिया में जाने से रुक जाता है। जब ये वायु की ज़रूरत होती है और ये जो वाल है वो ऊपर की तरफ होता है तो ये स्पेस यहाँ पे ज़्यादा चौड़ा हो जाता है और ट्रेकिया में जाने वाली एयर है उसका फ्लो है वो बढ़ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाल वास्तव में एयर को कंट्रोल करते हैं, ज़रूरत के मुताबिक एयर को जाने देते हैं और जब ज़रूरत नहीं होती है तो एयर को जाने से रोकते हैं। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें कि प्रत्येक ट्रेकिया आगे चलकर सैक्स या थैले जैसी संरचनाओं में खुलता है जिन्हें हम ट्रेकियल सैक के नाम से जानते हैं। ये ट्रेकियल सैक
आपको इस डायग्राम में गुब्बारे जैसी संरचनाओं के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर ये वाइट कलर की स्ट्रक्चर जैसी आपको यहाँ दिखाई दे रही है, छोटी सी नली, ये ट्रेकिया है। और ये ट्रेकिया हर ट्रेकियल सैक से पहले स्पाइरेकल के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि स्पाइरेकल इस ट्रेकिया के साथ जुड़ा है। फिर ट्रेकिया जिस चैम्बर में खुलता है उसे अपन ट्रेकियल सैक्स के नाम से जानते हैं। तो ये गुब्बारे जैसी संरचना है, जहाँ पे मैं इनको सर्कल कर रहा हूँ या इनके चारों तरफ सर्कल बना रहा हूँ, वो हम कहते हैं कि ट्रेकियल सैक कहलाती है। तो ट्रेकिया के माध्यम से एयर पहले इन ट्रेकियल सैक के अंदर आती है और फिर उसके बाद में ये ट्रेकियल सैक छोटी छोटी शाखान्वित नलियों में और बढ़ जाते हैं आगे जाकर, जिन्हें फिर हम ट्रेकिया कह सकते हैं। और ट्रेकिया से फिर पतली नलियाँ निकलती है जिन्हें हम ट्रैकियोल के नाम से जानते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इन ट्रैकियल सैक्स की संख्या प्रत्येक खंड के अंदर निश्चित होती हैं और ये ट्रैकियल सैक वास्तव में अपने अंदर बड़ी मात्रा में एयर या वायु को भरे रहते हैं। और इन ट्रैकियल सैक से ये एयर है वो ट्रैकिया के माध्यम से फिर आगे ट्रैकियोल की तरफ जाती है, जिसके बारे में यदि हम बात करें अगले डायग्राम में तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रत्येक ट्रैकिया है वो फिर पतली नलियों में बटेगा और ये पतली नलियाँ जो इसकी होगी उनको हम ट्रैकियोल कहेंगे। और आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रैकिया यहाँ पे है और ये ट्रैकिया फिर आगे जा कर के ये पतली पतली नलियाँ बना रही हैं। इन पतली नलियों को हम ट्रैकियोल के नाम से जानते हैं। ट्रैकिया और ट्रैकियोल में फ़र्क ये है कि जहाँ ट्रैकिया की वॉल के ऊपर सपोर्ट करने के लिए काइटिन की रिंग्स पाई जाती हैं, वहीं ट्रैकियोल्स के अंदर ये रिंग्स नहीं पाई जाती। और ट्रैकियोल है वो सीधी की सीधी टिश्यूज़ या ऊतकों के अंदर धंसी रहती है और इन ट्रैकियोल की जो एंडिंग्स है वो यहाँ से बंद होती है या ब्लाइंड होती है और इनके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है। तो यूँ कह सकते हैं कि मान लीजिए ये ट्रैकियोल है और ये टिश्यू है, जिसमें हम कह सकते हैं ये टिश्यू और ये ट्रैकियोल इस टिश्यू के अंदर धंस रहा है। तो इस ट्रैकियोल की एंडिंग यहाँ से बंद होती है और इसके अंदर हम कहते हैं कि एक लिक्विड भरा रहता है ट्रैकियोल के अंदर। वो लिक्विड और टिश्यू के लिक्विड के बीच में O2 और CO2 का एक्सचेंज हम कह सकते हैं कि इनके बीच में होता है। तो यहाँ पे यदि बात करें हम पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि ये जो जगह है वो स्पाइरेकल है, उसको शो कर रही है। स्पाइरेकल वाले भाग से फिर एयर है वो आती है एट्रियम में। एट्रियम, ये जगह एट्रियम है। एट्रियम से फिर अगली जगह वो ट्रेकिया है और ट्रेकिया जो है वो खुलते हैं वो ट्रेकियल ट्रंक या आप कह सकते हो कि ट्रैकियल सैक्स के अंदर खुलते हैं, जिनको आप आगे पिछले डायग्राम में देख चुके हैं। फिर हम कह सकते हैं कि ये जो शाखाएं आपको यहाँ दिखाई दे रही है वो ट्रेकिया के द्वारा बनी हुई शाखाएं ट्रैकियोल्स कहलाती है और ये ट्रैकियोल्स फिर आगे चलकर ऊतकों के अंदर खुलती है। अब यदि हम बात करें कि O2 और CO2 का एक्सचेंज कैसे होता है, आप हमेशा ये ध्यान रखें कि वायु या एयर हमेशा अधिक दाब से कम दाब की तरफ जाती है। यदि एयर को बॉडी के अंदर प्रवेश करना होगा तो हम ये कहेंगे कि बॉडी के अंदर एयर का प्रेशर वातावरण के एयर प्रेशर की तुलना में कम होगा। यानी वातावरण में हवा का या वायु का दाब ज़्यादा है और बॉडी के अंदर एयर का प्रेशर या दाब कम है, तो ऐसी स्थिति में एयर है वो वातावरण से बॉडी के अंदर प्रवेश करती है और बॉडी में ये ट्रेकिया और ट्रेकियोल के माध्यम से फिर टिश्यूज़ तक पहुंचती है। फिर हम कह सकते हैं कि टिश्यूज़ और ट्रेकियोल के फ्लूइड के बीच में O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। फिर उसके बाद में हम कहें कि जब एयर प्रेशर अंदर की तरफ बढ़ जाता है, यानी टिश्यूज़ के अंदर या बॉडी के अंदर एयर प्रेशर बढ़ जाता है, तो वातावरण की तुलना में ये ज़्यादा होता है। इस कारण एयर है वो बाहर की तरफ आती है। तो इसके आने का मार्ग वही है जो इसके अंदर जाने का मार्ग होता है। तो इन मार्ग से होते हुए ये एयर अंदर बाहर होती है। हम ये कह सकते हैं कि एयर का प्रेशर बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए एब्डोमिनल मसल्स है उनका यूज किया जाता है। जब एब्डोमिनल भाग की मसल संकुचित होती है तो कीट का शरीर या बॉडी है वो पिचकती है और उसके पिचकने से हम कह सकते हैं कि अंदर की हवा का दाब बढ़ जाता है और अंदर की एयर या हवा बाहर की तरफ आती है।
उसके बाद में यदि अपन कहें कि ये मसल्स जब रिलैक्स होती हैं तो वापस इनका शरीर वो फूलता है और फूलने से अंदर एयर प्रेशर कम हो जाएगा, जिसके कारण वातावरण की हवा बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश करती है। तो इस तरह से उनके अंदर O2 व CO2 का एक्सचेंज होता है। तो हम ये कह सकते हैं सारांश रूप में कि कीटों के श्वसन तंत्र में पाए जाने वाले स्पाइरेकल सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनसे वातावरण की वायु अंदर प्रवेश करती है। ये स्पाइरेकल्स खुलते हैं एट्रियम में, और एट्रियम खुलता है आगे जाकर ट्रेकिया के अंदर, और ट्रेकिया खुलती है ट्रेकियल सैक्स के अंदर, और ट्रेकियल सैक्स से फिर छोटी छोटी ब्रांच के रूप में ट्रेकिया निकलती है, और वो ट्रेकिया फिर शाखान्वित या ब्रांच्ड होकर पतली नलियों का निर्माण करती है जिन्हें ट्रैक्यूल्स कहते हैं। ये ट्रैक्यूल टिश्यूज़ के अंदर धंसती है और इनकी एंडिंग्स है वो बंद होती है या ब्लाइंड एंड वाली ये संरचनाएं होती है। और उसके बाद में हम ये कहें कि वातावरण और टिश्यूज़ के बीच O2 और CO2 का एक्सचेंज जो होगा वो एयर प्रेशर पर डिपेंड करेगा। यदि शरीर के अंदर एयर का प्रेशर कम होगा तो वातावरण की एयर है वो शरीर में प्रवेश करेगी, और शरीर के अंदर यदि एयर प्रेशर ज़्यादा होगा तो शरीर की एयर है वो वातावरण के अंदर एक्सहेल होगी या बाहर छोड़ी जाएगी। और हम ये कह सकते हैं कि ये एयर प्रेशर है उसको चेंज करने के लिए एब्डोमिनल मसल्स है वो संकुचित होती है, वह रिलैक्स होती है। जब ये मसल संकुचित होती है तो शरीर पिचकता है, और जिसके कारण अंदर दाब बढ़ जाता है और अंदर की हवा वातावरण में मुक्त होती है। तथा जब ये मसल्स रिलैक्स होती है तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि बाहर का दाब अंदर की तुलना में ज़्यादा होने से ये बाहर के वातावरण की एयर है वो शरीर के अंदर प्रवेश करती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और यदि इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए आप स्क्रीनशॉट लेकर के इनको पढ़ सकते हैं आराम से, और अपने नोट्स वो तैयार कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर हम हाजिर होंगे किसी अन्य तंत्र के बारे में बात करने के लिए। इसके आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।